हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में 14 चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमें आज पढ़ना है श्लोक नंबर 44 से। आज हम पढ़ेंगे परिषेक स्वेद की विधि। परिषेक स्वेद क्या होता है? तो जो क्वाथ हमने नाड़ी स्वेदन में यूज किया था, वही हम अवगाह में यूज कर सकते हैं, वही हम परिषेक में भी यूज करेंगे। पर स्पेशली यहाँ पर ध्यान रहे, श्लोक का फर्स्ट लाइन जो है वहां से कोटेशन पूछा जाता है। क्या है? वातिकोत्तर वातिका नाम, यानी स्पेशली वात प्रधान जो व्याधियां हैं या फिर सन्निपातज व्याधि जिसमें वात की प्रधानता हो, उस कंडीशन में हमको परिषेक करना चाहिए। आपको एग्जामिनर इतना लाइन देगा, पूछेगा किसके लिए आया है। परिषेक मतलब क्या होता है? ऊपर से फब्बारे जैसा कोई चीज गिराना ना, तेल हो, क्वाथ हो, कोई भी चीज। अब यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? जैसे शावर होता है ना, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, उसी प्रकार का एक यंत्र आता है, उसको हम बोलते हैं वर्शूलिका। क्या बोलते हैं? वर्शूलिका बोलते हैं। उसमें 1000 छिद्र वाला एक फुहारेदार बर्तन होता है, उसमें रख के इसको गिराएंगे। पूरा डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना कोटेशन याद रखिएगा, है ना। वात का रोगी हो या संसर्गज अथवा सन्निपातिक हो, पर उसमें वात की प्रधानता होनी चाहिए। इसमें किसका यूज करेंगे? वर्शूलिका का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद में क्या होगा? वही वातहर द्रव्यों का क्वाथ। तो अवगाह स्वेद भी स्पेशली वातज व्याधियों को टारगेट करके किया जाता है। तो यहाँ पे वातहर द्रव्यों का क्वाथ बनाएंगे। क्षीर ले सकते, तेल ले सकते, घृत ले सकते, मांसरस ले सकते, पर किसमें लेना है? एक कोष्ठक में। कोष्ठक यानी टब हो गया या नौका आकार का कोई बर्तन हो गया, उसमें लेना है ना। तो एक कोष्ठक में लेना है, उसमें व्यक्ति प्रवेश करेगा, तो उसको बोलेंगे हम अवगाह स्वेद। भाव प्रकाश का 2 चीजें याद रखिएगा। भाव प्रकाश जी ने क्या बोला है, आगे पढ़ेंगे। भेल जी ने क्या बोला है, भाव प्रकाश ने बोला। तो भेल एंड भाव प्रकाश दोनों ने बोला है अवगाह स्वेद के लिए एक नौका यूज करने का। ठीक है। और एक और चीज बोला है भाव प्रकाश ने, इस नौका में आपको इस प्रकार बैठना है कि नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग जल क्वाथ आदि में डूबा रहे। मतलब आप बैठेंगे, ये आपकी नाभि है, तो नाभि से 4 और 2 6, है ना, इतना तक का पार्ट क्वाथ में डूबा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाव प्रकाश का, एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, है ना। तो नाभि के 6 अंगुल तक का भाग डूबा रहे। और स्पेशली भाव प्रकाश ने ही बताया है कि अवगाह स्वेद का समय कितना होना चाहिए, कितनी देर तक आपको स्वेदन लेना है। तो अवगाह स्वेद की कुल मात्रा 4 मुहूर्त बताई है भाव प्रकाश ने। तो भेल और भाव प्रकाश ने नौका का यूज करने को बोला है। उसके अलावा भाव प्रकाश जी ने 2 और चीजें बताई हैं कि नाभि के 6 अंगुल तक का पार्ट डूबा रहे, उसके अलावा 4 मुहूर्त इसका समय माना गया है कि यहां तक आपको बैठना चाहिए। अब आते हैं जेनताक स्वेद। स्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ते हो ना, वातात्पिकुर कुटी प्रावेशिक रसायन, जो कुटी बनती है ना, और उस कुटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जेनताक स्वेद के लिए जो अंडरलाइन कराऊंगी मैं, बस वही याद रखिएगा। तो आपके निवास स्थान से जो भूमि होगी जहां पर आप जेनताक स्वेद के लिए कुटी का निर्माण करेंगे, वो आपके निवास स्थान से किस दिशा में हो? यूपी में हो। आप एमपी हैं तो आपकी यूपी में होना चाहिए। कोड है ये यूपी, यानी उत्तर या पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा में हो। पहला चीज, निवास स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में हो। ठीक है। दूसरा, ऐसे जहां पे आप क्या बना रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा में समझ लो आप जेनताक स्वेद की कुटी बना रहे हैं, तो ऐसे स्थान से जलाशय 7 या 8 अरतनी हटकर हो, है ना। जलाशय कहाँ होना चाहिए? जहां पर आपकी कुटी बनेगी उससे 7 या 8 अरतनी, जो प्रमाण है, क्वांटिटी है, उसको याद करिएगा। एग्जामिनर यही चीज फोकस करके क्वेश्चन में डालता है। 7 या 8 रत्नी दूरी पर, है ना। जो आपने कूटागार बनाया है, जो निवास स्थान से यूपी में था, उसका मुख भी यूपी में ही होगा, यानी उसका पूर्व मुख होगा या फिर उत्तर मुख होगा, ऐसा आपको बनाना चाहिए। बना लिए। पर इस कूटागार का मुख्य द्वार जलाशय की सीढ़ियों की ओर ही रखा जाना चाहिए। मुख्य द्वार जो वहां से बढ़िया पानी दिखता रहे हमको,
है ना, वैसा होना चाहिए। इस कूटागार की अब फिर क्वेश्चन बनेगा, ऊंचाई चौड़ाई कितना होना चाहिए? 16 16 16 अरतनी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कितना? 16 16 16 अरतनी होना चाहिए। हो गया। इसके बाद क्या होगा, ग्रह की दीवार अच्छी प्रकार से मिट्टी से पुताई कर दें। अब इसमें झरोखे होना चाहिए, खिड़कियां होना चाहिए वायु के आवागमन के लिए। पर कहाँ पे? कुटी प्रावश्यक रसायन में खिड़कियां नहीं होना चाहिए उस कुटी में, यहाँ पे तो खिड़कियां होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, निम्न में से कौन सा जिनताक स्वेद की कुटी के संदर्भ में सत्य है असत्य है? ठीक है, हो गया, खिड़की हो गई। उसके बाद क्या करना है, इस ग्रह के भीतर चारों तरफ दीवार से सटा हुआ कितना? 1 अरतनी की ऊंचाई चौड़ाई का चौतरा बनवाएं। समझ लिए? मान लो ये आपका कुटी है, तो कैसा चौतरा बनवाएं? यहां से शुरू हो, यहां पे जाके खत्म हो जाए। ये जो चबूतरा होगा इसकी ऊंचाई भी 1 अरतनी होगी, चौड़ाई भी 1 अरतनी होगी, जहां पे अलट पलट के व्यक्ति का स्वेदन होगा ना, लोट लोट के स्वेदन करेगा ना वो, ऐसे ही। तो सटा हुआ 1 अरतनी ऊंचाई चौड़ाई का चौतरा बनावे, एक फाटक के पास में शुरू हो, वो दूसरे पर एंड हो जाए। ये हो गया। इस प्रकार बने हुए कूटागार के मध्य भाग में अब एक अंगार कोष्टक रखेंगे, है ना, जहां पर अंगारे ही अंगारे जलेंगे। बीच में जो अंगार कोष्टक होगा उसकी लंबाई कितनी होना चाहिए? तो एक 4 हाथ लंबा, 4 हाथ लंबा, पुरुष की ऊंचाई के बराबर, है ना, 4 हाथ लंबा, पुरुष की ऊंचाई के बराबर, मिट्टी का गोलाकार अनेक छिद्रों वाला अंगार कोष्ठक वहां पे होना चाहिए। अब उसमें जो भी है जलाना वलाना है, व्यक्ति को स्नेहन करा के वहां भेजा दे। उसके बाद उसको कुछ कुछ मंत्र वगैरह बोलने को बोलते हैं। फिर श्वास प्रश्वास रहे तब तक इस चौतरे पर लेटा रहे, है ना। और बहुत खतरनाक चीजें यहाँ पे बोली हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और लिखेंगे, पढ़ेंगे नेत्रों की रक्षा के लिए। अब वहां से उसका स्वेदन हो गया, अब बाहर निकलेगा तो नेत्रों की रक्षा के लिए उसको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है। निकलने के बाद 1 मुहूर्त तक व्यक्ति को बैठा दे, उसके बाद उसको गर्म पानी यानी सुखुष्ण जल से कुछ गर्म रहे स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उसको भोजन कराना चाहिए। याद हो गया? एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या था? निवास स्थान से यूपी में उत्तर पूर्व वाला हो, जलाशय से 7-8 अरथनी दूरी पर हो, उसका जो कूटागार है वो यूपी मुख वाला हो, उसमें जो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो है 16 16 16 अरथनी का है, उसमें जो चबूतरा बनेगा चौड़ाई ऊंचाई 1 अरथनी वाला होना चाहिए। फिर उसमें अंगार कोष्ठक था, 4 हाथ लंबा, पुरुष की ऊंचाई के बराबर था। ये हमने सारी उसकी माप पढ़ी थी, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब आते हैं अश्मग्न स्वेद। तो अश्मग्न स्वेद में क्या होगा? अश्म यानी पत्थर, मतलब यहाँ पे पत्थर को यूज करेंगे। तो शयन करने पर मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है, तो मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के बराबर, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि आगे कूप स्वेद पढ़ाऊंगी, उसमें कितना गहरा गड्ढा होगा, करशु स्वेद पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक का प्रमाण आपको पता होना चाहिए। तो अश्मग्न स्वेद में जो लंबाई चौड़ाई होगी वो कैसी होगी? उतनी ही लंबा होना चाहिए चौड़ा, एक मोटी दृढ़ समतल पत्थर की पटिया लेकर ऊपर वातनाशक, है ना, तो मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हो। एक आपने या तो पत्थर ले लिया, पत्थर की पटिया ले लिया है, उस पे आपने वातनाशक खदेर आदि की लकड़ी जला ली है, वो गर्म हो गया, उसको हटा दो सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दो, उसमें व्यक्ति को अब लिटा दो, है ना। जब वह पत्थर की पटिया अच्छी प्रकार गर्म हो जाए, अंगारों को अलग कर दें, पत्थर के पटिया के ऊपर गर्म पानी डाल दे, पूछ दे रेशम का, ऐसे नहीं सुला देना है, पत्थर गर्म करके छाले कर देगा व्यक्ति को। बिछाना बार बार भूल जाते, पर बिछाना है चद्दर, रेशम या ऊन का चादर बिछा दो, जिसको स्वेदन कराना है वादनाशक तेल से मर्दन करके लिटा दो, उसके बाद उसको फिर से ढक दो। ठीक है, इसका नाम अश्मग्न स्वेद है। अब आते हैं करशु स्वेद। करशु का मतलब गड्ढा, कुटी का मतलब कुटिया। तो करशु में गड्ढा खोदना है। कितना गड्ढा खोदना है? स्थान के विभाग जानने वाला चिकित्सक खाट के नीचे, खटिया के नीचे गड्ढा खोदना है। नीचे से गड्ढा चौड़ा रहे, ऊपर की ओर सकरा रहे, क्योंकि नीचे जो चीज जल रहा है
उसकी ऊष्मा धीरे धीरे निकलेगी। अगर चौड़ा ज्यादा होगा तो एकदम से ठंडा हो जाएगा। यही तो अंतर होता है। कूप स्वेद में ऊपर नीचे का पूरा चौड़ाई एक जैसा होता है, पर करशु में नीचे का चौड़ा होता है, ऊपर का सकरा हो जाता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हमसे पूछा जाता है तो करशु स्वेद में आता है ना। तो क्या है, खानियत अधा करशु, करशु स्वेद कहा जाता है। स्वेदानिक चिकित्सक खाट के नीचे गड्ढा खुदवावे, उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहित दहकते हुए अंगारों को भरना है। दो चीजें याद रखना है, खटिया के नीचे गड्ढा खोदना है और इसमें अंगारे रहेंगे दहकते हुए। यहाँ पे कोई चीज जला नहीं रहे हम, लकड़ी वगैरह, इसमें लकड़ी जो थी अब उसके अंगारे वहां पे हम भर देंगे, है ना। खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक स्वेदन संपन्न हो जाता है। करशु का अर्थ हांडी के आकार का एक गड्ढा होता है। ऐसा गड्ढा बनाया जाता है नीचे अधिक चौड़ा रहे, ऊपर की तरफ कम रहे, इतना बड़ा हो कि उसके ऊपर खाट बिछाई जा सके, इससे अग्नि की गर्मी पूरी खाट पर लग सके। फिर उस पर बिस्तर बिछाकर वातनाशक अरण तिल की पत्ती बिछाकर शयन करे, ओढ़ ले, फिर स्वेदन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कुटी स्वेद। तो कुटी स्वेद में क्या है, उच्छेद विस्तारम वृत्ताकारम आलोचनम। इसमें हंसतिका को अंडरलाइन का, हंसतिका की अग्नि यानी हंसतिका की लकड़ियां यहाँ पे जलाई जाएंगे। तो एक ऐसा छोटा सा गोलाकार घर आपको बनाना है जिसकी ऊंचाई चौड़ाई अधिक ना हो। यहाँ पे कोई कुटिया में प्रमाण नहीं बताया, कूप में बताएंगे, जिसमें हवा आने जाने के लिए एक भी खिड़की या झरोका ना हो। यहाँ पे खिड़की मना किए हैं, कुटी में खिड़की मना किए हैं, जनताक स्वेद में खिड़की होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं हो, ग्रह की दीवार मोटी हो और उसमें आपने बढ़िया उष्ण द्रव्यों का बढ़िया लिपाई पुताई कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कोई एक क्या हो, कंबल वगैरह खाट के नीचे। अब क्या करना है, कुटी में खटिया बिछा दी, खाट के नीचे धूम रहित अंगारों से बोरसी को भरकर रख दें। बोरसी समझते हो, सिगड़ी जिसमें अंगारे रहते हैं। तो खटिया के नीचे आपको एक बोरसी रखना है, उसकी ऊष्मा वहां पर खटिया पर लगती रहेगी। फिर व्यक्ति को वही स्नेहन करा के लिटा दें, फिर उड़ा दें, वही कंडीशन सेम है। ठीक है, भूस्वेद क्या होगा, अश्मग्न जैसा ही होता है। अश्मग्न में पत्थर यूज करते हैं, भूस्वेद में ये जो सारी बातनाशक लकड़ियां आपने जलाई थी वो भूमि पर जलाओगे। वहां पे पत्थर पे जलाए थे, यहाँ भूमि पर जलाओगे, हटा दोगे, पानी छिड़क दोगे, फिर वहां रेशम वगैरह चद्दर बिछा दोगे, व्यक्ति को लिटा दोगे, उड़ा दोगे, सेम वही कंडीशन रहेगी। ठीक है, संग्रह जी ने क्या बोला है, भूस्वेद अश्मग्न स्वेद इन दोनों को एक में ही लिख दिया है, अलग से वर्णन नहीं किया है, ना ही सुश्रुत जी ने किया है। सुश्रुत ने भी इन दोनों को एक ही में बताया, पर चरक जी ने उनका अलग अलग वर्णन किया है। कुंभी स्वेद क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभी यानी कुंभ यानी मटका, समझ में आ रहा है ना आपको, यानी एक मटका लेंगे, इस मटके को क्या करेंगे, 1/3 भाग या आधा भाग जमीन के अंदर गड़ाना है। कितना गड़ाना है ये पूछा जाता है, अर्धभागम त्रिभागम। ठीक है, तो वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े को आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गड़ा दें। फिर उसके बाद पूरी प्रोसीजर वही है, कितना गड़ाना है बस उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कूप स्वेद। कूप स्वेद में गड्ढा कितना होना चाहिए, तो जितना चारपाई है, चारपाई के दुगना गहरा, है ना। शयन विस्तारम द्विगुणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूप स्वेद में जिस भूभाग में तीव्र हवा का प्रवेश ना हो, समतल हो, उत्तम स्थान, खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से दुगना गहरा कुआं खुदवाना है। फिर उसके बाद खटिया रख देना। अब इसमें जलाना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। हंसतिका की लकड़ी, हंस कुटी में है, कोड बन गया। हंसितिका यानी लकड़ी नहीं, वो हंसिका का मतलब होता है वही बोरसी हमने पढ़ा था ना, बोरसी, अभी क्या पढ़ा था उसको मैं भूल गई हूं, अभी देख लेना उसमें, है ना। बोरसी, बोरसी, हाँ वही सिगड़ी बोरसी वही थी, हंसिका उसको बोलते हैं। तो कुटी में हंस है, यहाँ पे कूप में क्या जला रहे हैं हम, उसमें हाथी, अश्व, गो, खर, इनकी मल को जला रहे हैं, यानी कंडे टाइप से नहीं, वो गोबर से कंडा बनता है वो। तो कूप में इन सभी का क्या जला रहे हैं, मल जलाकर, मल जल्दी जल जाए, कंडे जल्दी जल जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। पर करशु में क्या अंगारे थे,
लकड़ी के अंगारे देर में ठंडे होते, है ना, तो वो यहाँ पे जलाना है। हाथी घोड़े गधे ऊंट इनके सूखे हुए लीद गोबर को जलाना है, फिर खटिया बिछा देना है, उस पे व्यक्ति को लिटा देना, वही। अब जो मैंने आपको रीजन बताया था वो लिखा है। इससे पहले करशुश्वेत का विधान है, इसमें एक गड्ढा खुदवाना था, वातग्न काष्ठों को जलाकर धूम उत्पन्न करना था, खाट बिछाना था। दोनों गड्ढों में इतना अंतर होता है, करशु में गड्ढे का निचला भाग चौड़ा, ऊपरा भाग सकरा होता है, पर कूप में ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है, जिसमें ताप कैसा होता है, ज्यादा लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, पर करशु में स्थिर रहता है। ठीक है, तो करशु स्वेद में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, आप बाकी का पढ़ लीजिएगा। अगला आता है, लास्ट स्वेद है शायद होलाक स्वेद। होलाक स्वेद, तो होलाक स्वेद कूप स्वेद, सॉरी, होलाक और कुटी में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। तो हाथी घोड़ा गाय गधा ऊंट सूखे लीद गोबर से भरी हुई एक चौड़ी लंबी ऊंची बोरसी तैयार करना है। यहाँ पे बोरसी तैयार करेंगे, वहां पर भी बोरसी थी, पर वहां पे बोरसी कुटी में ज्यादा बड़ी नहीं थी। यहाँ पे इतनी बड़ी बोरसी होती है कि पूरा खटिया के नीचे कवर कर ले, इतनी बोरसी है, ऐसा भी यूज कर सकते हो, या छोटी छोटी बहुत सारी बोरसी आप रख दो ताकि पूरी खटिया को कवर कर ले, है ना। बोरसी तैयार खाट के नीचे रखे, खाट के नीचे पूरे भाग तक फैली रहे, उसमें आग लगा दें, लीद अच्छी प्रकार जल जाए, धुआं ना रहे, तो खटिया पर बिछाकर पेशेंट को फिर लिटा देना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं निराग्नि स्वेद। तो निराग्नि स्वेद, ये भी आपको श्लोक याद करना है। क्या क्या है? व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम क्षुदा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आहव आतपा। 10 के 10 नाम कब याद होंगे? जब आपको श्लोक याद होगा। जो बीच बहुत अच्छा सा श्लोक लिखा है, ये भी मैं पढ़ा दूंगी। उपनाह स्वेद किसने क्या माना है? हाँ, आचार्य सुश्रुत के अनुसार चिकित्सा स्थान के 32 चैप्टर में आप पढ़ेंगे निराग्नि स्वेद, यानी सुश्रुत के अनुसार 8 प्रकार के निराग्नि स्वेद होते हैं। वो कहाँ दिया जाता है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कफ मेदो आवृत वात में निराग्नि स्वेद का प्रयोग किया जाता है, कफ मेदो आवृत वात में। ठीक है, अब उपसंहार, तो यहाँ पे उन्होंने त्रिविध द्वंद्व बताए हैं। त्रिविध द्वंद्व क्या? एकांग सर्वांग, स्निग्ध रूक्ष और साग्नि निराग्नि। इस प्रकार से 3 प्रकार के स्वेद कंप्लीट हो गए हैं, है ना। 3 प्रकार का यानी त्रिविध द्वंद्व, यानी 6 प्रकार का स्वेदन कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उपनाह के बारे में। चैप्टर को ही खत्म कर लें पहले। तो स्निग्ध पुरुष की स्वेदन क्रिया द्वारा चिकित्सा करने पर जब सम्यक स्वेदन हो जाए तो व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना चाहिए? उस दिन उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। षड स्वेद संग्रह का वर्णन किया है इस चैप्टर में। षड स्वेद संग्रह, या फिर वो त्रिविध, है ना, त्रिविध या षड दोनों प्रकार से बोल सकते हो, तीनों प्रकार के स्वेद। अब उपनाह के बारे में एक चीज लिख लीजिए, चैप्टर खत्म करते हैं, है ना। तो देखिए, उपनाह को कौन? आचार्य चरक, और चरक के साथ कौन हो गए? अष्टांग हृदय। इन्होंने क्या बोला है? निराग्नि बोला है। क्या? निराग्नि। फिर आते हैं कौन? अष्टांग संग्रह, और चरक के टीकाकार चक्रपाणी। कोड याद कर लो, चक्कर लगा लगा के इन्होंने संग्रह किया। संग्रह ने चक्कर लगा लगा के संग्रह किया, यानी उन्होंने साग्नि और निराग्नि दोनों बोल दिया। साग्नि और निराग्नि दोनों बोल दिया। फिर बचे सा से सुश्रुत, सा से साग्नि। सुश्रुत ने क्या बोला? साग्नि बोला। कैसे याद रहेगा? एक बार और देख लो। अभी हमने श्लोक याद कराया, व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम क्षुदा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आहव आत्पा। उपनाह निराग्नि स्वेद के श्लोक में आया, तो चरक का निराग्नि हो गया। सुश्रुत में 4 प्रकार के बताए थे, ताप उष्म उपनाह द्रव। तो उपनाह किसमें था? सुश्रुत का साग्नि में था। तो ऐसी भी चीजें याद रख सकते हो। तो सुश्रुत चरक का हमको याद हो गया। तो चरक के साथ हृदय लग गए, और चरक के टीकाकार के साथ संग्रह साथ में हो लिए, तो क्या हो जाएगा? संग्रह ने चक्कर लगा लगा के संग्रह किया। 2 चीजें बता दी,
और सुश्रुत का क्या हो जाएगा, साग्नि हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमने स्वेद अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपकल्पनीय अध्याय। हो सकता है एक लेक्चर में ये खत्म हो जाए, क्योंकि उपकल्पनीय अध्याय उतना ज्यादा बड़ा नहीं है मतलब। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।